हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर को। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने इक्विलिब्रियम का एक पार्ट लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया था, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड आज की क्लास से हम आयोनिक इक्विलिब्रियम को करने जा रहे हैं स्टार्ट। बिना किसी देरी के फटाफट से निकालेंगे अपनी नोटबुक जिसमें आपने अभी तक के नोट्स बनाए हैं, उसी के आगे कंटिन्यू करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम डालिए हेडिंग। अब हम शुरू कर रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम? तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, माइकल फैराडे के बारे में। ठीक है, हम माइकल फैराडे के बारे में बात करेंगे। उन्होंने ना कुछ सब्सटेंस लिया, ठीक है, और ये चेक किया कि जब हम उसको पूरा एक सेटअप में रख रहे हैं तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके बल्ब को ग्लो करने में हेल्प कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ये चीज ना आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। क्या होता है, हमने एक चैम्बर ले लिया, ठीक है, इस पे हमने रबड़ शीट लगा दी, ठीक है, एंड 2 आयरन नेल लगा दिए। ठीक है, 2 आयरन नेल लगा दिए एंड इस आयरन नेल को हमने क्या किया? वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से हमारा कनेक्ट हो गया ये, और इसमें हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया? बल्ब लगा दिया। अब जैसे ही, अभी देखो, अगर हम यहां पे स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पे मान लो हमने यहां पे स्विच ऑन किया, ठीक है, मान लो ये हमारा सेटअप है, क्लोज सर्किट है, अगर हमने यहां पे स्विच ऑन किया तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? क्या ये बल्ब ग्लो होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? क्योंकि ये कैसा है? ये हमारा रबड़ का बना हुआ है एंड ये एक क्लोज सर्किट नहीं है, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने क्या किया? अलग अलग सब्सटेंस इसके अंदर डाला। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर डाल दिया यूरिया, और जैसे ही इन्होंने इसके अंदर यूरिया डाला, इन्होंने क्या देखा कि भाई बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने इसके अंदर डाल दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज ऐड करने के बाद भी वो देख रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है, इसमें अभी भी ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने इसके अंदर डाल दिया HCl। तब इन्होंने क्या देखा? अच्छा, HCl डालते ही ये जो बल्ब था हमारा ये ग्लो करने लग गया। ठीक है, एसिड डाल के देख लिया। फिर उन्होंने क्या किया? बेस डाल के देख लिया, इसके अंदर NaOH डाल के देखा, और जैसे ही उन्होंने NaOH डाल के देखा, वो क्या देखते हैं कि अच्छा बल्ब ग्लो हो रहा है फिर से। तो इसी तरीके से माइकल फैराडे ने सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं उनको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोलाइट, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प नहीं करते हैं उनको इन्होंने नाम दे दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? उनको इन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट नाम दे दिया। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने क्या किया? माइकल फैराडे ने सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ही सेड दैट सब्सटेंस इज डिवाइडेड बाय in 2 parts. Substance is divided by 2 parts. He said that substance is divided by 2 parts. 2 parts में हम सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट है भाई? तो ये है हमारा सब्सटेंस, जो कि
दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, वन इज इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक है हमारा इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में जाने के बाद जिनका डिसोसिएशन हो जाता है अपने कैटायन और एनायन में, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अभी HCl हमने लिया था, हमने NaOH लिया था, हमने ये देखा कि HCl को ऐड करने के बाद, NaOH को ऐड करने के बाद बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स HCl और NaOH जो है वो किस कैटेगरी में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। वहीं जब हमने ग्लूकोज लिया था, हमने यूरिया लिया था, तब हमने क्या देखा था कि कोई बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में, ठीक। सो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएगा, आर द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट in electrolyte are the substance that dissociate in aqueous solution, जो aqueous solution में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, और चाहे aqueous की बात कर ले या फिर molten form की बात कर ले, ठीक है। और in molten form, और ये क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं, कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। मोल्टन फॉर्म इनटू कैटायन एंड एनायन, और ये कैटायन और एनायन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये क्या करते हैं, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करते हैं। वहीं इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अभी बताया था NaCl, ठीक है, HCl, H2 NaOH, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या इतना क्लियर है? यस, ये सब के सब बेटा किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। CH3COOH एटसेट्रा। वही हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो डू नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स कैटायन एंड एनायन एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Substance that do not dissociate into its cation and anion, ठीक है, ये अपने cation और anion में डिसोसिएट नहीं हो सकते, and hence they can't conduct electricity. They can't conduct electricity. और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। इसका क्या एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा इसका, जैसे यूरिया, ठीक है,
शुगर, ग्लूकोज। तो ये सब के सब क्या है, क्या है ये सब के सब, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। समझ में आया सब्सटेंस को कैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। नाउ अब हम यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलाइट को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले इतना लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। क्लियर है? चलो, इलेक्ट्रोलाइट को भी अब हम यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे क्लासिफाई हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो ये क्लासिफाई हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में? यस, क्या डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में? तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पानी के अंदर जाने के बाद 100% डिसोसिएशन शो करते हैं, यानी कि 100% अपने कैटायन और एनायन में इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ 5 से 10% ही अपने कैटायन एंड एनायन में इनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है NaCl। NaCl को जैसे ही हम किसके अंदर डाल देंगे, पानी के अंदर डाल देंगे, ये 100% Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 100% डिसोसिएशन, यहां पे हमारा 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, 100% कैटायन एंड एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट कंप्लीटली, दैट डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, सारे के सारे ये स्ट्रॉन्ग है। चाहे NaCl के बारे में बात करें, KCl के बारे में बात करें, CaCl2 के बारे में बात करें, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे 100%। सो दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही डिसोसिएट होते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल है हमारा CH3COOH, और यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। इसका डिसोसिएशन कितना हो गया, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ ये हमारा 5% डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 5% का ही डिसोसिएशन हुआ है, राइट, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ जाएगा। एग्जाम्पल यही है हमारा, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये थोड़ा सा ही डिसोसिएट करने के बाद ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही डिसोसिएशन करने के बाद ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं। फटाफट से इसको करेंगे नोट डाउन, जल्दी, डन, बढ़ जाएं आगे अब हम। ओके, सो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं? हाँ, जो लिखा है मैम वही देख पा रहे हैं? नहीं, देखो इसमें क्या है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स आयन,
यहाँ पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है, यानी कि पहले हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद इसके बीच में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है ना। सो आयोनिक इक्विलिब्रियम डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स आयन, कहां पे, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम डेवलप यहां पे डेवलप हो गया है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट and its ion in aqueous solution, ठीक है, aqueous solution और in aqueous form। क्या इतना क्लियर है, राइट? चलिए, इसके बाद हम पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें बताया कि भाई इस सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे, इस सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे, या फिर इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिड्स, यस, एसिड जो है एसिडस वर्ड से आया है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सार, मतलब खट्टा, ठीक है। सो एसिड कम्स फ्रॉम एसिडस, जिसका मतलब होता है खट्टा, है ना, टेस्ट में खट्टा। हमने देखा ना, जितनी भी चीजें हमको खट्टी खट्टी लगती है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। मतलब सारी चीजें खट्टी नहीं, जो खाने वाली चीजें हैं हम उसी को सिर्फ टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो टेस्ट में कैसा है, खट्टा है, मीठा है, राइट। तो जितनी भी खाने वाली चीजें हमको खट्टी खट्टी नजर आती हैं, खट्टा खट्टा टेस्ट होता है, डेफिनेटली उनके अंदर किसी ना किसी टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने वाली चीज में ही एसिड प्रेजेंट होता है। हमारे स्टमक में, है ना, गैस्ट्रिक एसिड है, HCl है, बेसिकली ये भी एसिडिक नेचर के ये भी एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये भी कैसे नेचर के होते हैं बेटा? एसिडिक नेचर के होते हैं, जो हमारे बॉडी में, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। एंड हर दिन 1.2 to 1.5 लीटर जो गैस्ट्रिक जूस है, जो HCl है, वो हमारी बॉडी में बनता है, वो हमारे स्टमक में बनता है, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है? ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ठीक है। ये हमारे किस में प्रेजेंट होता है? ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। एंड डेली बेसिस पे 1.2 to 1.5 लीटर ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसका पीएच कितना होता है भाई? बहुत खतरनाक एसिड है ये, एंड इट्स पीएच इज अराउंड 1, ठीक है। इसका जो पीएच है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसका जो पीएच है वो 1 के बराबर होता है। एंड इट हेल्प इन डाइजेशन, इट हेल्प इन डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और भी अगर हम चीजों के बारे में बात करें तो जैसे लेमन है, ठीक है। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज के बारे में अगर हम बात करें तो ऑरेंज में हमारा एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, राइट। एंड acidic substance turn litmus paper blue to red,
ठीक है। जो एसिडिक सब्सटेंस है, यहां पे हम लिख देंगे एसिडिक सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रो अबाउट द एसिड, ठीक है। ये बेसिक इंट्रो था एसिड के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेस। बेस कैसे होते हैं? बेस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं, एंड इनका सोपी टच होता है, ठीक है। सो बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, ठीक है। जैसे ही हम इसको टच करते हैं हमको ऐसा सोप जैसा फील आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरोसिव इन नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरोसिव इन नेचर। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। जैसे देखो, जिस तरीके से एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे लिए, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे लिए कोरोसिव होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। और लिटमस पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ एसिड, ठीक है। बेस टर्न ब्लू, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेस का? यस, जैसे कि NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारे के सारे बेस के एग्जाम्पल है, एटसेट्रा। ये बेस के एग्जाम्पल है। इवन जो इनो वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, जो डाइजीन वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, वो भी बेस होते हैं। बेस इज ऑल्सो नोन एज एंटा एसिड्स, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। बेस इज ऑल्सो एक्ट एज एंटा एसिड्स। क्या होते हैं एंटा एसिड्स? जो एसिड के ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। जो एसिड के ऑपोजिट काम करते हैं उनको हम कहते हैं एंटा एसिड्स। क्लियर? चलिए, तो ये थी हमारी कहानी बेस के बारे में। बिल्कुल हमने बेसिक इंट्रो जाना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। क्या होता है सॉल्ट? जब यही एसिड और बेस को हम मिला देते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और उसी में जो एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, व्हेन एसिड एंड base react, they neutralize। जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, सो दे न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तब वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तभी किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? तब ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट, अगर हम बोले कि सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सॉल्ट जो है ये प्रोडक्ट होता है एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एंड इट कंसिस्ट केटायन एंड एनायन। सॉल्ट कैसे बना है? NaCl कैसे बना है? Na केटायन
और Cl एनायन से मिलके बना है. सो इट कंसिस्ट कैटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय अ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू ये एक साथ जुड़े होते हैं, एंड दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या कहलाता है बेटा? वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या इतना क्लियर है? ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ consist of cation and anion. Consist of cation and anion held together by a strong force of attraction. Held together by a strong force of attraction. ठीक है, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो सॉल्ट होता है ना, उसका एक लेटाइस फॉर्मेशन होता है. जैसे हम बात करें NaCl के बारे में, तो NaCl के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे. कुछ इस तरीके से इनके पार्टिकल्स नजर आएंगे. देखो ऐसे. ठीक है, ये है हमारा NaCl का लेटाइस. ठीक है, ये है हमारा NaCl का लेटाइस, जिसमें हम एक सिंगल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसमें हम एक सिंगल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. जैसे कि अगर ये हमारा Cl है, Cl 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 एंड Cl, तो Na कहां पे एग्जिस्ट करेगा? Na. ठीक है, यहां पे एक Na हो जाएगा. ऐसे बनाएंगे, एक Na यहां पे हो जाएगा, एक Na यहां पे हो जाएगा, एक Na यहां पे हो जाएगा, एक Na यहां पे. Na कुछ इस तरीके से हमारा NaCl का स्ट्रक्चर बनेगा, जहां पे कॉर्नर पे हमारे पास ये Cl प्रेजेंट है, एंड यहां पे लाइन पे क्या प्रेजेंट है बेटा? Na प्रेजेंट होगा. तो अगर हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल NaCl के बारे में बात करें, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl हम कैसे ले सकते हैं? अगर मैंने यहाँ पे ये Cl ले लिया, तो इधर भी Na है, इधर भी Na है, तो हम किस Na मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे? इन दोनों के बारे में कि इन दोनों के बारे में? इन दोनों के बारे में कि इन दोनों के बारे में कि इन दोनों के बारे में, है ना? तो यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इन अ लेटाइस फॉर्मेशन. सो लेटाइस फॉर्मेशन, दिस इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारा लेटाइस फॉर्मेशन है. क्या है बेटा? ये हमारा लेटाइस फॉर्मेशन है ना? और इन लेटाइस वी कैन नॉट फाइंड सिंगल मॉलिक्यूल. इन लेटाइस वी कैन नॉट फाइंड सिंगल मॉलिक्यूल. लेटाइस के अंदर हम सिंगल मॉलिक्यूल को फाइंड आउट नहीं कर सकते, एंड दिस इज द सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. ठीक है, लेकिन जब इसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो हम क्या देखेंगे? अरे पानी के अंदर जाते बराबर ही ये डिसोसिएट होना शुरू हो गया. पानी के अंदर जाते बराबर ही ये डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है. इसका मतलब क्या है? कि पानी के पास एक ऐसी पावर है, ठीक है, पानी के पास एक ऐसी पावर है कि वो NaCl के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. किसको ब्रेक कर देता है? NaCl की पावर को ब्रेक कर देता है, और NaCl जो है पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाता है. दैट पावर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट.
ठीक है, उस पावर को हम क्या कहते हैं बच्चे, उस पावर को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या देखना है कि जो NaCl होता है, जो NaCl होता है वो पानी के अंदर डिसोसिएट आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये पानी के अंदर आराम से डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, तो ये आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, इसका डिसोल्यूशन आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर इसको हम डिसॉल्व करा रहे हैं ना, किसके अंदर हम इसका डिसोल्यूशन करा रहे हैं बच्चे, इसका डिसोल्यूशन हम वाटर के अंदर करा रहे हैं। सो वाटर इज अ वेरी गुड और वेरी, हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर, राइट? वाटर बीइंग अ वेरी गुड पोलर सॉल्वेंट, being a very good polar solvent, बहुत अच्छा ये पोलर सॉल्वेंट होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है। सॉल्वेंट विल ओवरकम, ठीक है, सॉल्वेंट विल ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है। ठीक है, ऑफ अ सॉल्ट, जिसकी वजह से सॉल्ट पूरी तरीके से पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, मेक इट डिसोसिएशन, make it dissociation into its ion, into its ion, make it dissociation into its ion। NaCl को पानी के अंदर डाल दो, NaCl को हमने डाल दिया है पानी के अंदर, 100% डिसोसिएशन ये अपना शो कर देगा। ठीक है, 100% अपना ये डिसोसिएशन शो कर देगा। रीजन क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में जानेंगे हम। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी बताया था। यस, क्या हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्ट के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, वाटर के पास, सॉल्वेंट के पास जो कैपेसिटी होती है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? उस कैपेसिटी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट means the capacity of a solvent to overcome the force of attraction, to overcome the force of attraction, ठीक है, overcome the force of attractions between the electrostatic, और इतना सीधा सीधा ये लिखो, means the capacity of a solvent to overcome the electrostatic force of attraction, overcome the electrostatic force of attraction, overcome the electrostatic force of attraction। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ही क्या कर देता है? ओवरकम कर देता है। ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्ट, प्रेजेंट इन सॉल्ट।
ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। एंड इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हाई देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बिकम लेस। तो यहां पे हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is inversely proportional to electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. ठीक है, dielectric constant is directly proportional to inversely proportional to electrostatic force of attraction. Okay? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का। ठीक है, एंड इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, राइट। कितने टाइम रिड्यूस कर देगा? 80 टाइम रिड्यूस कर देगा। कितने टाइम रिड्यूस कर देगा बेटा? 80 टाइम रिड्यूस कर देगा। इसी वजह से वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं कि ये हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है, हर चीज को अपने अंदर ये डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा हाई है, 80 है। ठीक है, सो इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। It reduces the electrostatic force of attraction in a salt. कितने टाइम रिड्यूस कर देगा बेटा? कितने टाइम रिड्यूस कर देगा? By 80 times. By 80 times. ठीक है, by 80 times. Hence, water is called universal solvent. Hence, water is called universal solvent. इसीलिए हम वाटर को क्या कहते हैं? इसीलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या इतना समझ में आया? इसीलिए हम वाटर को बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, नाउ इसके बाद अब हम जानेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने हमको समझाया कि ऐसे सब्सटेंस को ही हम एसिडिक सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस बोल सकते हैं। लेकिन वो आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, है ना। उसके लिए हमें एक और लेक्चर लेना पड़ेगा। तो एक लेक्चर जो हम आगे वाला करेंगे उसमें सिर्फ मैं आपको यही चीजें बताऊंगी। ठीक है, उसमें हम यही चीजें सारी की सारी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, किन्होंने हमको बताया कि एसिड जब पानी के अंदर डालेंगे तो ही वो एसिडिक नेचर कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। किसी ने कहा कि अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एसिड कहलाएगा, सॉरी प्रोटॉन को डोनेट किया तो एसिड कहलाएगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो बेस कहलाएगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का डिस्कशन अब हम अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्लस आप अपना डाउट ग्रुप पे भी भेज सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।